अच्छा, आज के जो टॉपिक हैं वो क्या है, मैंने मेंशन नहीं किए थे ना पहले, इसलिए मेंशन नहीं किए थे क्योंकि ये डिस्कशन के बाद ना, देखिए हमने जैसे ये पढ़ा था कि भाई ये कोर्स जो है उसमें कितनी चीज़ें आएंगी। इस कोर्स में हमने 3 कोर्स को कंबाइन किया हुआ है। एक क्या है, फ्रीलांसिंग का कोर्स को कंबाइन किया है, एक डिजिटल मार्केटिंग का, और एक तीसरा कोर्स क्या है भाई, ऑनलाइन बिजनेस का। ठीक है, आज ये जो टॉपिक है ये किससे रिलेटेड है, ये सारे के सारे जो है टॉपिक जो है ना उससे रिलेटेड है, क्या नाम है, फ्रीलांसिंग के। ठीक है, अब इसमें टॉपिक ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट ये है कि भाई इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग, ये थ्योरी है। इसके अंदर हम सारी थ्योरी पढ़ेंगे जो फ्रीलांसिंग के अंदर है। ठीक है, लेकिन ये हम एंड में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैंने शुरू में पढ़ाना था, लेकिन फिर मैंने सोचा जब शुरू में पढ़ाऊंगा तो मुख्तलिफ लेवल होते हैं ना स्टूडेंट्स के, कोई मैट्रिक करके पढ़ रहा है, कोई इंटर करके, कोई यूनिवर्सिटी पास आउट है, कोई जॉब वाला है, तो मुख्तलिफ लेवल है। ठीक है, तो अब बहुत सारों का इंटरेस्ट क्या होता है कि भाई हमें एक्चुअल काम सीखना है, उसके बाद हम थ्योरी देख लेंगे। ठीक है, शुरू में थ्योरी पढ़ाओ तो बहुत सारे लोग जो है ना उनको ये होता है कि भाई वो समझ नहीं आ रहा होता, फिर वो अब क्योंकि हम काम ये कर चुके होंगे बाय द टाइम, तो हम इंशाल्लाह उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। ज़्यादा लंबी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्लास में थ्योरी हम सारी कर लेंगे। भाई इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग कितने टाइप के होते हैं, कैसे शुरू हुई फ्रीलांसिंग, ये सारी चीज़ें ना ये हम इंशाल्लाह डिटेल में क्लास जब खत्म करेंगे उससे 2 दिन पहले ये हम पढ़ लेंगे। ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि भाई बहुत सारी फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर क्या होता है कि भाई टेस्ट होते हैं। ठीक है, और वो हमें पास करने होते हैं। अगर वो टेस्ट पास करते हैं तो हमें आगे जाके वो काम भी वो मिलता है उसी हिसाब से ना। तो हम भी अब ये कर लेंगे तो उससे आसानी हो जाती है कि भाई टेस्ट पास करने में ये सारी चीज़ों से। अच्छा, उसके बाद जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म हमने पढ़ने हैं वो 10 के करीब हैं। ठीक है, 10 या 11 हैं ये ना, ये प्लेटफॉर्म हम पढ़ेंगे सबको इंडिविजुअल, सब पे अकाउंट बनाएंगे, इसको सीखेंगे भाई अकाउंट कैसे बनाना है, प्रोफाइल कैसे बनानी है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, और उसके बाद इन्हीं प्रोजेक्ट, इनसे प्रोजेक्ट कैसे लेना है, कैसे प्रोजेक्ट देखना है, कैसे फिर बिड करनी है, फिर किस प्रोजेक्ट पे बिड करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे कितने, और ये काम हर पे सीखेंगे, किस पे, फाइवर पे भी वही काम सीखेंगे, फ्रीलांसर पे भी, गुरु पे भी, पीपल पर आवर पे भी। ठीक है, और अपवर पे भी। और इसके अलावा टॉपटेल पे अकाउंट बड़ी मुश्किल से बनता है। ठीक है, लेकिन हम अकाउंट बनाना सीखेंगे उस पर। ठीक है, 99 डिजाइन पे, डिजाइन हिल पे, और उसके अलावा कुछ और प्लेटफॉर्म है जिसपे पोर्टफोलियो बना सकते हैं, बिहेंस है, और इसी तरह मीडियम.com है, इसको भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पढ़ें। अच्छा, उसके अलावा क्रिक लिस्ट है फ्रीलांस राइटिंग के लिए, अगर राइटिंग के हमने काम करना है तो। सिंपली हाइड है ये। ठीक है, उसके अलावा जो है भाई सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई पेमेंट। इसलिए काम हम फ्रीलांसिंग का किसके लिए कर रहे होते हैं, पेमेंट के लिए कर रहे होते हैं ना, कि पेमेंट जो है हमें कोई सर्विस देते हैं या कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट सर्विस लेते हैं ना। बिजनेस कर रहे हैं तो कोई प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं, और अगर फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं तो उसमें सर्विस से रिलेटेड है तो आप सिर्फ सर्विस ही उसको दे रहे हैं, और वही काम आप उसके अगेंस्ट आप उसके पैसे चार्ज करते हो। अब चूंकि कस्टमर फेस टू फेस है नहीं तो कैश आप ले नहीं सकते, कैश का तो कोई ऑप्शन रहा नहीं। फिर दूसरी बात है, एक मुल्क में आप कहीं हो और कहीं और वो है, और ये भी नहीं होता कि सारे कस्टमर अमेरिका से हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10 प्रोजेक्ट किए, पता चला 4 अमेरिका से थे, 3 यूरोप से थे, 2 ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो हर जगह का अलग अलग पेमेंट का निज़ाम है। तो हमें इस वजह से पेमेंट का ये सिस्टम पढ़ना है। उसके अलावा स्क्रिल है, पेपल है, पेयोनियर है। पेपल पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली जो है सबसे ज़्यादा चलने वाला जो है पेमेंट ऑनलाइन फेवरेट सिस्टम है लोगों का। अमेरिकन, यूरोपियन, या कह लें अमेरिकन के, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन सब का फेवरेट जो है पेमेंट सिस्टम है वो पेपल है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये है नहीं, बस दुआ करेंगे ये सारी चीज़ें आ जाए पाकिस्तान में ताकि हमारे पास भी वो मसाइल ना रहे। उसके अलावा पेयोनियर है, इसका अकाउंट बनाने हमने सीखा भी था। अच्छा, उसके बाद है अगला टॉपिक पढ़ना है पाकिस्तानी बैंक। ठीक है, फिर एफबीआई और एनटीएन नंबर, फिर प्रोजेक्ट किस क्या कौन से होते हैं भाई, हमें यही तो लेना है। हमने वो सारे हुनर या स्किल सीखनी है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट को लिया जाए, ये फ्रीलांसिंग का पार्ट है। कैसे किया जाए ये सारा जो है भाई, आपकी जो स्किल सीख रहे हैं, चाहे डिजिटल मार्केटिंग की हो, चाहे आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट की हो, चाहे कंटेंट राइटिंग की हो, चाहे कोई किसी भी लेवल की जो सर्विस है वो, तो वो सीखने हैं। फिर बिडिंग एंड प्रपोजल, ये क्या है कि भाई बिड करना है, कितनी प्राइस पे बिड करना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट पे करना बिड चाहिए, कौन से में नहीं करना चाहिए, फिर प्रपोजल कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, कि हम वो विन कर सकें। उसके अलावा क्या है भाई, जितनी प्रोफाइल हमने ऊपर है ना, इसके हमने ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इस पे अकाउंट कैसे बनाना है, प्रोफाइल कैसे बनानी है, पोर्टफोलियो और फीडबैक, ये सारा का सारा आपके अपने टच पॉइंट है, या स्टार्टिंग पॉइंट से कह लें कि किसी प्रोफाइल पे आप अकाउंट बनाएंगे सबसे पहला, फिर उसी पे प्रोफाइल बनाएंगे। जैसे फेसबुक पे आप क्या करते हैं, पहले अकाउंट बनाते हैं, फिर फेसबुक की प्रोफाइल बनाते हैं, पिक्चर लगाते हैं, कवर फोटो लगाते हैं, फिर उसका अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं, फिर उसके बाद जो है आप अपनी पिक्चर वगैरह डेली जो यूज़ करते हैं वो शेयर कराते हैं। तो उसी तरह इस पे एक अकाउंट बनाने का वही सेम स्टेप है, प्रोफाइल बनाने का
सेम स्टेप है। उसके अलावा पोर्टफोलियो क्या है, वो काम जो आपने किए हुए हैं, ठीक है, उसका आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, यानी कलेक्शन है आपकी सर्विसेज की। फॉर एग्जांपल एक ग्राफिक डिजाइनर का पोर्टफोलियो होगा, उसने बिजनेस कार्ड जितने बनाए हुए हैं या जिसने लोगो बनाए हुए हैं या जो भी ऐड बनाए हैं, मार्केटिंग के ऐड वगैरह, ठीक है, तो वो सारा उसका पोर्टफोलियो होगा। एक राइटर का पोर्टफोलियो क्या होगा, उसने जितने आर्टिकल लिखे हुए हैं उसमें से वो टॉप 3 टॉप 5 जो है वो शेयर कराएगा। ठीक है, वेब डेवलपमेंट का क्या है कि भाई वेबसाइट के स्क्रीनशॉट शेयर करा देगा और लिंक दे देगा। ठीक है, इसी तरह हर लेवल के काम वाले का पोर्टफोलियो होगा। अच्छा, और उसका फीडबैक क्या है भाई, ये जब हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो भाई कस्टमर हमें फीडबैक देता है कि हमने कैसा काम किया। मुख्तलिफ साइट का फीडबैक का क्राइटेरिया अलग है, लेकिन ज़्यादातर कॉमन चीज़ क्या होती है, वो देखते हैं कि काम आपने वही किया जैसा आपको बोला गया था। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसी रही उसके दरमियान। ठीक है, और बाकी जो आपका बिहेवियर वगैरह रहा उसके साथ वो कैसा रहा। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें वो देखी जाती हैं। जैसे ठीक है, और बिल भी जितना आपने बोला उतना ही रहा, कोई इंक्रीज नहीं किया। उसके बाद आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। आउटसोर्सिंग, हायरिंग और टीम बिल्डिंग। ठीक है, ये इसलिए मैंने कर दिया चेंज क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि सारे आउटसोर्सिंग होता है कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अहमद भाई ने प्रोजेक्ट ले लिया, यहाँ पे जो मौजूद है ना, तो इन्होंने प्रोजेक्ट ले लिया। अब प्रोजेक्ट लेने के बाद इन्होंने देखा कि भाई मैंने 2 प्रोजेक्ट ले लिए इस वक्त, अब मेरे पास टाइम नहीं है, एक प्रोजेक्ट तीसरा भी मुझे मिल गया। अब तीसरा प्रोजेक्ट जो मिला है उसको मैं करता हूँ तो पहले 2 को नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दोनों तीनों आपने प्रोजेक्ट लिए, तीनों का डिलीवरी टाइम है 4 दिन। ठीक है, अगर आप एक पहला और दूसरा प्रोजेक्ट लेते हैं और तो आपको तीसरा प्रोजेक्ट मिस हो जाएगा कि आप नहीं कर सकेंगे, और अगर दूसरा तीसरा करते तो पहला रह जाएगा। तो आपने एक ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि आपने देखा कि भाई ये जो 3 प्रोजेक्ट है, अगर मैं 2 खुद करता हूँ और एक मैं बाहर से किसी से करवा लेता हूँ, तो जब बाहर से मैं किसी से करवा लेता हूँ तो मुझे उसको कुछ पैसे भी देने होंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट था $50 का, आपने बाहर से करवा लिया $25 या $30 का, तो तब भी आपको $20 तो बच रहे ना। तो आप बजाय इसके कि आप तीसरे वाले को कैंसिल कर दें, उससे बेहतर है आप किसी और से करा लें। उसके लिए पहले से आपके पास वो लोग मौजूद होने चाहिए आपके स्किल वाले, जिन्होंने प्रोजेक्ट कर सकते हैं उस जो आपकी रेलिवेंट फील्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आएंगी आउटसोर्सिंग में। और हायरिंग में क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको काम करते हुए 1 से 2 साल हो गए, अब आपके पास आपने बार बार प्रोजेक्ट दे रहे थे, आपने देखा हर हफ्ते आप बाहर से आउटसोर्स करने लगे, किसी और को अपना काम देने लगे, फिर आपने देखा उसके पैसे ज्यादा ही लग रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हर प्रोजेक्ट आपको कर रहे हैं $50 का और 20 या $25 बाहर वाले को दे रहे हैं। ठीक है, फिर आपने सोचा कि मैं फुल टाइम अपने पास बंदा रख लूं। ठीक है, तो क्या होगा, उसकी तनख्वाह जो है फॉर एग्जाम्पल लेट से उसको मुझे 30 से 40 हज़ार रुपए देने पड़ेंगे। अब 40 हज़ार उसको मैं दूंगा, लेकिन वो जो है आउटसोर्स करने के पैसे जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, वो तो नहीं करने पड़ेंगे, वो सारी काम वो कर सकता है, तो आपने उसको सर्विसेज उसके हायर कर ली, परमानेंट जॉब दे दी, तो उसकी फुल हायरिंग की पैसे आपको कम पड़ रहे हैं बजाय कि प्रोजेक्ट। लेकिन ये उस वक्त करेंगे जब आपके पास प्रोजेक्ट जो है ना बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब उस वक्त तो नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट ही साल में एक मिल रहा है तब तो आप ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद है अगला क्या है, लैपटॉप, डेस्कटॉप और स्मार्टफोन। ये क्यों लिखा है कि भाई हमने फ्रीलांसिंग का काम करना है तो हमारे टूल क्या है कि भाई लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या स्मार्टफोन है। एक मैकेनिक है, अगर उसके साथ टूल ले लें आप वापस, तो मैकेनिक जो है किसी काम का नहीं रहेगा, क्या कर सकता है वो। ठीक है, उसे क्या ब्रेक पैड या ब्रेक डिस्क भी चेंज कराना है तो वो नहीं कर सकता, हाथ से तो नहीं खोलेगा ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, या टायर उसको चेंज करना है बगैर टूल के तो वो टायर भी नहीं चेंज कर सकता है। ठीक है, हालांकि एक बेसिक सी जॉब है टायर चेंज करना या ब्रेक चेंज करना या ये सारे काम। तो इसी तरह भाई फ्रीलांसर के जो टूल हैं वो क्या है भाई, उसके बाद अच्छा लैपटॉप या डेस्कटॉप हो, स्मार्टफोन हो, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई फोटोग्राफी करना चाहता है तो उसके बाद अच्छा DSLR का कैमरा हो, या अगर कोई वीडियो बनाना चाहता है तो भाई उसके बाद कैमरा वो फोन हो, वीडियो के हिसाब से ना जो कैमरास हो है हाई डेफिनेशन जैसे आजकल चल रहा है। किसी को अगर ट्रैवलिंग की व्लॉगिंग करनी है और ऐसा ऐसा काम करना है तो उसके लिए भाई ड्रोन कैमरे होने चाहिए। किसी को न्यूज़ में और ये सारी चीज़ें बनानी है, कवरेज करनी है इवेंट की, तो उनके पास वो होना चाहिए। यानी कि आपके पास राइट टूल होंगे तो आप जो है एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ सर्विस डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई आपका बैंक अकाउंट से ना, कि बैंक अकाउंट जो है आपके पास कौन सा होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान में, क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे सारा काम, सारी मेहनत किसकी थी, सारी जंग किसकी थी कि आपने सर्विस के देकर कोई ना किसी करेंसी में पैसे लिए और आपको वो पाकिस्तान में अपने बैंक अकाउंट में वो पैसे चाहिए ताकि वो आप अपने इस्तेमाल में ला सकें। ठीक है, अब इसके लिए भाई पाकिस्तान में जो है बहुत सारे बैंक मौजूद हैं। ठीक है, जो फैसिलिटीज देते हैं। ठीक है, तो सबसे बेहतर जो फैसिलिटीज देता है वो मीज़ान बैंक है। ठीक है, जो बहुत सारे लोग रिकमेंड भी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नया बैंक है बाकी बैंकों के मुकाबले में और इनकी कस्टमर सर्विस भी अच्छी है।
ठीक है, इस्लामिक बैंक भी है, फिर उसके अलावा जो है ये सर्विस ऑफर आपको कर देगा, जिससे आपका सिलसिला चल जाएगा। अच्छा, आप मीज़ान बैंक में अकाउंट खोलने से खोलें, या जो आपके करीबी, फॉर एग्जांपल जो आपके विद इन 4-5 किलोमीटर रेंज में आपका जो भी है ना बैंक, तो आप वहाँ जाके अकाउंट खोल लें। ठीक है, उससे क्या आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि भाई आपको ट्रैवल इतना नहीं करना पड़ेगा, कि अगर कभी बैंक भी जाना हो, विजिट करना पड़े ब्रांच, तो इतना दूर नहीं होगा वो। ठीक है, अब ब्रांच आपने विजिट कर ली, ठीक है, अब आपको किन चीज़ों का ख्याल करना है। जब आप अपना बैंक अकाउंट खोल रहे होंगे तो सबसे पहले आपने देखना है कि वो आपको ऑनलाइन एक्सेस दे दे। ठीक है, और दूसरा जो डेबिट कार्ड देगा बैंक खोलते का अकाउंट खोलते हुए, तो वो ज्यादातर क्या हो कि भाई ऑनलाइन उसे परचेज कर सके। ठीक है, तो ये दो बातों का ख्याल रखना है और वही बैंक अकाउंट हमने खोल लेना है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद जो बैंक अकाउंट खोलते हुए एहतियात जरूरी है कि आपका जो कार्ड पे जो नाम है या अकाउंट टाइटल है, वो वही नाम हो जो आपका एनआईसी या पासपोर्ट पर है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी फॉर एग्जांपल आपने पेयोनियर पे अकाउंट बनाया, उसने बोला वेरिफिकेशन चाहिए, तो आपने वेरिफिकेशन के लिए क्या अपना पासपोर्ट या एनआईसी जो भी एक है आईडी वो आपने अपलोड किया, तो पता चल रहा है बैंक डिटेल पे नाम अलग है, आपका अलग है, तो आपका जो है वो क्या कर देगा, रिस्ट्रिक्टेड कर देगा, क्या ब्लॉक भी कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन पे भी डाल सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके जो पैसे फंसे हुए हैं वो फंस भी सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि भाई जो नाम आपके कार्ड पे हो एनआईसी के, वही नाम का आप अकाउंट खोलें और उसी नाम से प्रोफाइल बनाएं। तीनों नाम सेम हो, यानी प्रोफाइल अकाउंट जो बनाएंगे वो भी सेम नेम हो, और जो आपका एनआईसी पे हो वो भी सेम हो, और आपका बैंक अकाउंट वो भी सेम हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि खुदा ना खास्ता कहीं पे भी अगर आपका कोई डिस्प्यूट शुरू हो गया, कोई अगर रिस्ट्रिक्शन हो गई, प्रोफाइल पे हो जाती है भाई, कभी आपने एक जगह से दूसरी जगह से अकाउंट खोल लिया, उसने आपका रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मामूली मामूली बातों पे भी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। कभी कस्टमर ने कंप्लेन कर दी, ठीक है, उसने आपसे बोला कि 3 दिन में प्रोजेक्ट है, अब उसने आपको बोला नहीं 2 दिन में दो, और 2 दिन के बजाय वो आपसे मांगने लगे 1 दिन में, और फिर बोले वो क्या नाम है कि भाई मैं तो क्या नाम है डिस्प्यूट शुरू कर रहा हूँ, और वो जाके फाइल खोल दे आपके अगेंस्ट जो है प्लेटफॉर्म के अंदर। तो अब आपको क्या होगा कि भाई वो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है जब तक कि आप उसका जवाब ना दो। आप जब जवाब दोगे तो बोलेगा भाई अपना पहले आईडी वेरिफिकेशन कराओ। आईडी वेरिफिकेशन कराने के लिए क्या हो सकता है कि आपसे बोले अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या एनआईसी कोई एक डॉक्यूमेंट दो। तो अब आपके पास वो नाम अलग है, आपका अकाउंट का नाम अलग है, तो फिर वो क्या बोलेगा कि भाई इस बंदे की तो आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हो रही है, तो हम जो है केस जो है इसके अगेंस्ट ही हो जाता है। तो इससे बचने के लिए पहले स्टेप से ही आप सारी चीजें बेसिस जो है रिक्वायरमेंट है वो आप कवर करें। ठीक है, तो नाम क्या होना चाहिए, एनआईसी के हिसाब से अकाउंट बनाएंगे, एनआईसी के पर जो नाम है फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके ना। ठीक है, इसी तरह ये चीज आप कर लेंगे। और फिर अकाउंट जो उसके अलावा आपको बैंक वालों से क्या मांगना होगा, स्विफ्ट कोड, या स्विफ्ट कोड मांग ले, अगर शॉर्ट कोड भी दे दे तो अच्छी बात है, इसलिए स्विफ्ट कोड से भी काम चल जाएगा। और उसके बाद आई बैन नंबर चाहिए, इसलिए पेयोनियर पे आपको बैंक का स्विफ्ट कोड डालना पड़ेगा और आई बैन नंबर दोनों डालने पड़ेंगे, फिर जाके आपका अकाउंट ओपन होगा पेयोनियर के ऊपर। सही, पियोनियर के अकाउंट की वीडियो मैंने बनाई है, एक अकाउंट क्रिएट किया था आज, मेरे साथ डॉक्टर साहब रहते हैं एक उनका ना, तो वो वीडियो मैंने बना ली थी, तो इंशाल्लाह मैं वो यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा ताकि आप लोगों को सब समझ आ जाए कि अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा है। उसके बाद ठीक है, ये रात में मैं इंशाल्लाह कर दूंगा आज। अच्छा, और दूसरी चीज रही कि भाई अकाउंट आपने जो करीबी है वो देख लिया, जो आपके पास एक्सेस में ऑनलाइन एक्सेस दे, और तीसरा जो है परचेज उसका ऑनलाइन परचेज कर सके, ये मेन मेन चीजें आपने देख ली। फिर उसके अलावा आपने आई बैन उनसे मांग लिया और स्विफ्ट कोड मांग लिया। ये और कोई भी अकाउंट टाइप हो सकता है भाई, कुछ पेड अकाउंट होते हैं जिसकी एनुअल फीस होती है, कुछ उसके अनपेड होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें उसी हिसाब से होती हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि भाई देख भाल के अकाउंट आपने खोल लिया। अब सवाल ये आता है कि आपका अकाउंट कैसे खुलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग स्टूडेंट होते हैं, तो कुछ जगह बैंक स्टूडेंट अकाउंट खोलते हैं, कुछ नहीं खोलते। कुछ लोग जॉब करते हैं, वो तो जॉब लेटर दिखा के कर खोल ओपन करा लेंगे। कुछ के साथ होता है भाई वो ना स्टूडेंट रहे ना जॉब कर रहे हैं, उनका कैसे खुले। तो भाई मुख्तलिफ बैंक की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट है हर बैंक, लेकिन आपका एनआईसी नंबर जरूर मांगेगा, एनआईसी कार्ड जरूर मांगेगा अकाउंट खोलते हुए। ठीक है, कुछ हो सकता है आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मांग लें, कुछ आपका जॉब का लेटर मांग लें, कोई तो जो भी रिक्वायरमेंट उनकी है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। और जरूरी नहीं है कि एक ही बैंक में गए तो खुल जाए, हो सकता है आपको कई ब्रांच विजिट करना पड़े, हो सकता है दूसरे बैंकों में जाना पड़े। तो इस तरह अकाउंट खुलवाना आप ही की जिम्मेदारी है। ठीक है, अच्छा, और जो अकाउंट खुल जाएगा तो अकाउंट नंबर, आई बैन नंबर और स्विफ्ट कोड, आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए ताकि आप बैंक से
पेयोनियर से लिंक कर सकें या किसी भी उससे स्किल से पेयोनियर से लिंक कर सकें। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी, मैंने पूरा डिटेल में बता दिया कि बैंक अकाउंट कौन सा होना चाहिए। अच्छा, फिर ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई कि हमारा टूल क्या है। जैसे मैंने बात की थी कि भाई मैकेनिक के लिए टूल है जो है टूल बॉक्स वगैरह उसके लिए जो होने चाहिए वो इसको चाहिए। ठीक है, वरना वो मैकेनिक भी नहीं बन सकता। तो हर बंदे को, एक सर्जन है उसको सर्जरी के सारे इक्विपमेंट चाहिए तो जाके वो सर्जरी कर सकता है, उसके बगैर वो नहीं कर सकता। तो हर बंदा जो है हर फील्ड का उसको ये मालूम होता है कि उसने कोई ना कोई टूल चाहिए तो वो जाके अपना जो गोल है वो अचीव कर सकता है। ठीक है, तो एक फ्रीलांसर का टूल क्या होगा भाई, उसके पास लैपटॉप डेस्कटॉप हो, स्मार्टफोन है, ये सारी चीजें उसके टूल में। अब हमें ये कैसा पता चलेगा कि हमें कौन सा लैपटॉप चाहिए या कौन सा डेस्कटॉप चाहिए या स्मार्टफोन कैसे चाहिए। ठीक है, तो ये सवाल का जवाब मुख्तलिफ है कि आपको उससे क्या काम लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसने क्या काम करना है भाई, हैवी गुड्स इस्तेमाल करना है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है। ठीक है, तो वो क्या कोई करोला गाड़ी पे तो काम नहीं करेगा ना, उसको गाड़ी वो लेनी पड़ेगी जो कमर्शियल हो, उसको हाईलैक्स लेनी पड़ेगी, सुजुकी की ऐसी गाड़ी लेनी पड़ेगी जो वेट उठा सके, या शेजोर लेना पड़ेगा, या उससे बड़ा रेंज है भाई, अगर डंपर का काम है तो उस तरह का काम करेगा, पत्थर वत्थर का काम उसने करना है तो वो तो उसका टूल चेंज हो जाएगा, उससे एक नॉर्मल गाड़ी से वो काम नहीं हो पाएगा ना। तो इसी तरह भाई अगर हमें एक काम करना है हैवी ग्राफिक्स का या वेब डेवलपमेंट या उसका सर्वर बनाना है, तो हमें उसके लिए क्या है कि भाई बेहतर है एक डेस्कटॉप कंप्यूटर लिया जाए। और अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग का नॉर्मल है या कंटेंट राइटिंग का नॉर्मल काम है तो आप जो है डेस्कटॉप या लैपटॉप पे कर सकते हैं। या अगर आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा है तो आपको फिर लैपटॉप चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जॉब पे भी करता है, घर पे भी करता है, दोनों पे भी उसको फ्रीलांसिंग का काम करना है तो उसके लिए लैपटॉप बेहतर है। एक बंदा स्टूडेंट है, उसको यूनिवर्सिटी का भी काम करना है और फिर घर पे आके भी काम करना है, तो उसके लिए भी बेहतर यही है कि भाई वो लैपटॉप रखे। अच्छा, अगर एक बंदा है वो एक जगह पे घर पे सेटअप करता है तो, या एक बंदा जैसे सिर्फ ऑफिस में काम करना है तो वो डेस्कटॉप रख ले। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि भाई लैपटॉप में कौन सा लैपटॉप या डेस्कटॉप में कौन सा लैपटॉप डेस्कटॉप उसको चाहिए। ठीक है, तो उसके इसके हिसाब से अब मैं ये बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक टूल का पता होता है हर बंदे को मुझे कौन से। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसे कंटेंट राइटिंग का काम करना है, लड़का है लड़की है, उसको कंटेंट राइटिंग का काम करना है। आपको पता है कंटेंट राइटिंग में ज्यादा से ज्यादा उसने क्या यूज करना है, ऑफिस यूज करना है ना, क्या नाम है, एमएस ऑफिस के अलावा फॉर एग्जाम्पल उसको ऑफिस यूज करना है तो वो देखिए ऑफिस की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा सिस्टम ना, ऑफिस 2019 का जो वर्जन है उसमें क्या चाहिए टूल। अब वो ये बता रहा है भाई उसको फॉर एग्जाम्पल ये प्रोसेसिंग चाहिए। तो आप सबने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जब भी आपको किसी को मशवरा देना हो कि क्या लैपटॉप डेस्कटॉप लेना है या स्मार्टफोन, तो आप भी इसी तरह चेक करेंगे भाई, गूगल पे जाएं और गूगल से पे लिखे जो उसकी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट राइटिंग किसको करनी है तो उसके लिए आपने क्या देखा भाई, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होना चाहिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर वगैरह चाहिए या फायरफॉक्स जो भी, और विंडोज ये फॉर एग्जाम्पल ये होनी चाहिए। तो उसकी रिक्वायरमेंट ये आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है। ठीक है, उसको क्या चाहिए कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, 4 GB रैम हो। ठीक है, उसके बाद 32 बिट पे भी उसका काम चल जाएगा। ठीक है, ये मेमोरी और ये सारी चीज़ें डिटेल इसमें लिखी हुई आ रही हैं। ठीक है, वरना आप क्वेश्चन आंसर में भी देख लें, यहाँ पे भी डिटेल आपको मिल जाएगी। 1.6 GHz का भी मिल जाएगा और फास्टर भी हो, तो उससे ज़्यादा ऊपर स्पेसिफिकेशन होगी तो और अच्छा है, तो उससे इसका काम चल जाएगा। ठीक है, अब एक बंदा है उसने क्या करना है कि डिजिटल मार्केटिंग का वो भी इस तरह का काम इस पे कर लेगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसे ऑटो कैड का काम करना है ना, ठीक है, ऑटो कैड का पे काम करना है। ठीक है, अब वो आर्किटेक्चर वगैरह है क्या डिजाइनर है, तो उसकी रिक्वायरमेंट देख लें। ऑटो कैड 2020 की 64 बिट होना चाहिए, विंडोज 10 होनी चाहिए। ठीक है, और ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे मौजूद है, तो हम ये पढ़ लें और ये देख लें कि भाई ये इसके हिसाब से। अगर उसको पुराना वर्जन लेना है, फॉर एग्जाम्पल 2018 पे क्या काम करेगा वो, तो उसी हिसाब से देख ले 2018 के सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होती है। सर्विस पैक 1 होना चाहिए विंडोज का, और ये 10 का या 7 का। और अच्छा, और इसकी ये जो स्पेस इतना होना चाहिए, कम से कम प्रोसेसर इतना होना चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट आप लोग जो है गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। अच्छा, और उसने फॉर एग्जांपल वो क्या नाम है, एडोब का कोई प्लेटफॉर्म है, ग्राफिक डिजाइनर है, उसको ये काम करना चाहिए। तो अब फॉर एग्जांपल उसको फोटोशॉप पे काम करना है 2018 के वर्जन पे, तो वो गूगल पे सर्च कर ले एडोब फोटोशॉप 2018 सिस्टम रिक्वायरमेंट, ये सारी रिक्वायरमेंट आ रही है। ठीक है, मुझसे कई लोग पूछते हैं तो भाई मैं उनको वही तरीका सिखाता हूँ। मैं कभी भी किसी को ये नहीं बताता ये लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीद लो, उससे कोई फायदा नहीं है। उससे ये होगा कि आपने एक बता दिया लेकिन उसको काम नहीं सिखाया कि कौन सा चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ भाई आप जाके जो आपको सॉफ्टवेयर यूज करना है आप उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट देख लो और उसके बाद रिकमेंडेड देख लो। ठीक है, काम तो 2 GB से भी हो रहा है लेकिन रिकमेंडेड क्या है 8 GB, तो आप 8 GB वाला ले लो।
ठीक है, ये ना हो कि भाई काम करना शुरू किया 4 महीने बाद जो है वो सिस्टम स्लो हो गया, उस पर काम नहीं हो रहा, तो आप दोबारा सिस्टम ले रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए लैपटॉप जब लेते हैं तो कम से कम दिमाग में ये होना चाहिए कि ये 3 साल इस पर हम काम करेंगे, 3 से 5 साल। ठीक है, 5 साल बाद तो खैर पुराना हो जाता है, तो बंदा यूज, जैसे मोबाइल बंदा खरीदता है ना, तो ये होता है कि भाई 1 साल 2 साल या मैक्सिमम 3 साल चल जाता है, उससे ज़्यादा तो चलता नहीं है। ठीक है, फिर स्लो ही हो जाता है इतना, बाद में अपडेट आ चुकी होती है, इतने मॉडल आ चुके थे, और अपना मोबाइल भी वो डिवैल्यू हो चुका होता है कि आपने लिया तो 3 साल पहले 50,000 का लिया था, अब उसकी 10,000 भी कोई देने को तैयार नहीं है। इसी तरह लैपटॉप में भी ये होता है, तो इतना डी वैल्यू हो चुका होता है और उसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है कि आप जो है 3-4 साल बाद आप उसको चेंज ही करा रहे हो। तो ठीक है, अच्छा अब ये आपने डिटेल यहाँ से सब देख ली कि कौन सा सिस्टम लेना चाहिए। तो अब उम्मीद करता हूँ कि भाई सबको ये समझ आ गया होगा कि जिस बंदे को जिस फील्ड में काम करना है उसी की रिक्वायरमेंट के सॉफ्टवेयर सर्च करे, उसकी स्पेसिफिकेशन देखे, जो जो सिस्टम उसको यूज करने हैं अगले 3 सालों में, उसके हिसाब से वो लैपटॉप या डेस्कटॉप ले ले। फिर बाकी प्राइस देख ले न्यू और यूज का। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग ज्यादातर मेरे ख्याल से कराची के है ना, तो कराची के शहर से लैपटॉप है लेना है तो आप यहाँ वहाँ पे देख लें, बाय बाय यूज लैपटॉप फ्रॉम कराची। अब यहाँ पे आपने लिख लिया, आपके सामने ये ऐड भी आ रहे हैं, पेड ऐड भी आ रहे हैं और वैसे भी ऐड आ रहे हैं, OLX पे यूज लैपटॉप। ठीक है, डिटेल भी आ जाएगी, इस पर क्लिक करके आपको समझ आ जाएगा भाई ये लोग यूज लैपटॉप सेल कर रहे हैं, तो कितने का होगा क्या होगा, ये डिटेल आप स्पेसिफिकेशन जो आप निकाल चुके हैं आपने उसका देख लिया। या अगर आपको बाय न्यू लैपटॉप कराची है, लैपटॉप फ्रॉम कराची, ठीक है, आपने ये लिखा। ठीक है, अब ये जो जो सेल करे दराज है, दराज पे जाके देख लिया लैपटॉप कितने का है, पाग लैप है या सी जोन है। मैंने अपना लैपटॉप यहाँ से लिया था, बहुत साल पहले की बात है, सी जोन से ही लिया था। तो 2012 या 13 पैसा था या 14 था पता नहीं। ठीक है, यहाँ से। अच्छा अब खैर बहरहाल, तो जो पाकिस्तान से लिया था, वरना पहले तो उससे पहले जो लिया थे वो तो या दुबई से लिया था या फिर इंग्लैंड से लिया था। अच्छा अब ये जो है इसमें आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, कम से कम भाई 3 से 5 लैपटॉप आप वो देख लें, तो उससे आपका काम चल जाएगा। अच्छा अहमद भाई पूछते हैं भाई 32 बिट पे सारे सॉफ्टवेयर चल जाते हैं भाई? बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल जाएंगे और कुछ जिनकी रिक्वायरमेंट ही 64 की होगी ना, तो वो वाले नहीं चलेंगे। ठीक है, मेजोरिटी चल जाएंगे, लेकिन जिनकी जिनकी रिक्वायरमेंट होगी 64 वो नहीं चल सकते। इसलिए भाई पहले देख लें कि आपने अगले 3 साल में कौन से सॉफ्टवेयर यूज करना है। आसान तरीका, कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये सोचे मुझे ग्राफिक्स से काम करना है या सीखना है 3 सालों में, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट देख लें जो जो सिस्टम यूज करना है। अगर इंजीनियरिंग का काम करना है ऑटो कैड से रिलेटेड, तो उसकी रिक्वायरमेंट देख लें। अगर नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग या कंटेंट राइटिंग या इस तरह के प्रोजेक्ट करने हैं, तो 32 बिट मोर देन इनफ है, गुड है। ठीक है, तो उसमें भी गुजारा हो जाएगा। ठीक है, अब उसका बजट देख ले भाई, नया कैसे कितने का है, पुराना कितने का है, मार्केट वैल्यू क्या है, ऑनलाइन आपको प्राइसेस मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारी डिटेल ना, मैं ये चीज़ इसलिए सिखा रहा हूँ कि और बता रहा हूँ कि मेरा मकसद ये है कि भाई बहुत सारे लोग जो है ना, रोजाना जितने फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म में देखता हूँ, हर रोज को ये सवाल कर रहा होता है भाई कि मुझे लैपटॉप कौन सा लेना है, मुझे मोबाइल कौन सा लेना है, मुझे ये कौन सा लेना है। ठीक है, अब ये मसाइल है क्योंकि हम लोग जो है ना पाकिस्तान में हमेशा दोस्तों रिश्तेदारों और इनसे पूछते हैं। भाई गूगल पे एक टूल मौजूद है, कोई पैसे नहीं लगते। यकीन करे कोई बंदा ये बोल दे कि गूगल मुझसे पैसे लेता है सर्च करने के लिए, ठीक है, गूगल ने तो आज तक किसी से पैसे नहीं लिए सर्च करने के लिए। तो भाई एक चीज फ्री में है और उससे कई गुना अच्छी स्पेसिफिकेशन आपको बताएगा जो अपडेटेड है। ठीक है, आपका दोस्त बताएगा, फॉर एग्जाम्पल उसको 2 साल पहले की प्राइसेस बताओ। ठीक है, या वो रहता है इस्लामाबाद में, उसको इस्लामाबाद की प्राइस पता है, कराची की प्राइस नहीं पता, लेकिन गूगल तो आपको वहीं से बता रहा है ना जो आप सर्च कर रहे हो उसी से रिलेटेड। ठीक है, एक एक वाकया बताता हूँ थोड़ा इस तरह का है कि एक मूवी का किसका डायलॉग है कि मैंने ये पढ़ा था, हाँ ये काफी पहले जब मैं दुबई में था ना, तो उस वक्त ये पढ़ा था, मिसाल दी थी कि दुनिया में सबसे बेस्ट प्लेस है ना एक डेड बॉडी को हाइड करने की, वो है गूगल का पेज 2। ठीक है, मतलब ये कि भाई एक डेड बॉडी है, उसको छुपाना है तो कहाँ छुपाओ, उसको गूगल के पेज 2 पे, यानी कि कोई बंदा गूगल के दूसरे पेज पे जाता ही नहीं है, यानी कि पहले पेज से ही उनका काम हो जाता है। ठीक है, तो दूसरे पेज पे ऐसी जगह है कि बिल्कुल कोई जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये वो मिसाल के तौर पर कहते हैं। ठीक, तो उसका मतलब ये है कि भाई जो चीज़ पहले पेज पे आ जाती है उसी से हमारा काम बन जाता है। ठीक है, गूगल इतना एक्यूरेट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है ज्यादातर चीजों में। ठीक है, आपका देखिए ना कितनी दफा, अब मैंने एक यूज लैपटॉप देखा, लिखा मुझे पहले पेज पे जवाब मिल गया, मैंने न्यू लैपटॉप लिखा वो भी जवाब दे रहा है। ठीक है, पहले पेज पे उसका आंसर मिल गया। मैं जो भी चीज देख रहा हूँ जिस मोमेंट पे देख रहा हूँ गूगल मुझे उसका आंसर दे रहा है। ठीक है, तो मेरे लिए कितना हेल्पफुल टूल है ना, तो मुझे ये ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज करना चाहिए, बजाय कि मैं दूसरों से पूछूं, दूसरों से बाद में कंफर्म कर लो, कर लेना चाहिए कि भाई अब ये है सिलसिला।
अच्छा, अब इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मुझे नया लैपटॉप कहाँ से मिल सकता है, पुराना कहाँ से मिलेगा, किस प्राइस में मिलेगा, कौन-सा लैपटॉप लेना है और इसी तरह अब स्मार्टफ़ोन भी है। अब स्मार्टफ़ोन आपने कौन-सा लेना है, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि भई लेटेस्ट मॉडल ले लो या आप आईफ़ोन का या सैमसंग का, आप अपने हिसाब से लें, ठीक है? कि आपको कौन-कौन सी ऐप यूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने काम कर रहे हैं ये फाइवर पे, तो फाइवर की ऐप उस पे इंस्टॉल हो जाए। अब क्या नाम है आपका फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो फेसबुक भी इंस्टॉल हो जाए। तो 8, 10, 15 ऐप जो हैं हो जाएँ इस पे ना ये पेमेंट की या बैंक ऑनलाइन की या जो-जो ऐप आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि 2 ऐप की इंस्टॉल, तीसरी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो पता चला वो पिछले वाले जो है मैसेज ही नहीं आ रहे हैं, वो बात नहीं हो रही। इसलिए हो सकता है कि कस्टमर आपसे बोले स्काइप पे चैट करें, अब स्काइप पे वीडियो कॉल करें, हो सकता है मोबाइल से आपको करनी पड़े। तो ये सारी बातों को दिमाग में रखते हुए आपने फिर स्मार्टफ़ोन भी लेना है। वो ले ले भाई जो आपको स्पेस ज़्यादा दे दे, भाई 16 जीबी तो मिनिमम ले ले, 32 ले ले तो और अच्छी बात है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि भाई बहुत अच्छा ब्रांड लें, आप कोई सा भी ब्रांड ले लें जो मोबाइल फास्ट हो और जो आपको ऐप्स ज़्यादा इंस्टॉल करने की सलाहियत देता हो, तो आप ऐसा काम कर लें, ठीक है? अब ये क्लियर हो गया, इसलिए ये 2 सवाल यकीन करें कितने लोगों ने पूछा। मैंने देखिए जब डिजिस्किल के पे एडमिशन लिया ना बैच 7 में, तो मैं उसके बाद बहुत सारी जगह रजिस्टर भी हुआ। तो मैंने देखा यार हर वक़्त बंदे यही सवाल कर रहे हैं, लैपटॉप कौन-सा लें, डेस्कटॉप कौन-सा लें, बैंक कौन-सा खुलाएँ, कौन-कौन सा खुलाएँ, कहाँ पे खुलाएँ, क्या करें, क्या रिक्वायरमेंट है? तो भाई ये सारे सवालों के जवाब जो है ना, सवालों के जवाब जो है इंसान को जब पता हो जाएँगे तो फिर वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है? अब ये एक होता है ना, यकीन करें हम लोग जब वहाँ थे इंग्लैंड में थे तो हम देखते थे कि भाई वो लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। जो चीज़ शुरू करनी होती है ना, तो शुरू से लेकर एंड तक उनको पता होता है। ठीक है? इंसान को भी कहते हैं कि भाई अगर आप कोई भी काम करना चाहें उसकी शुरू से लेकर इंतहा तक पहुँच जाएँ कि एंड तक कि इसमें क्या-क्या चीज़ होगी। फिर आप कोई बेहतर फैसला ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप लोग सोच रहे हैं कि भाई मुझे फ्रीलांसिंग सीखनी है या ऑनलाइन बिज़नेस करना है या डिजिटल मार्केटिंग का काम करना है या ग्राफ़िक डिज़ाइन का। पहले सोच लें कि मेरे पास अभी क्या है चीज़ें, क्या मुझे लेनी पड़ेगी, क्या मुझे कौन सा काम करना है, उसके लिए क्या-क्या टूल चाहिए होंगे, कितना टाइम मुझे सीखने में मिलेगा, ठीक है? ये क्लास करा रहे हैं, 1 महीने में कोर्स खत्म होता है, 2 महीने में होता है तो मुझे इतनी क्लासें लेनी है। क्लास मिस हो जाएगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई मुझे ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ेगी कि हमें ये सीखनी पड़ेगी ना। अब ये जितनी भी चीज़ें भाई कितने दिनों में सीखनी पड़ेगी, अगर कुछ मिस हो जाता है तो यूट्यूब पे सीखनी पड़ेगी और बाकी जो है असाइनमेंट मिलते हैं वो करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो भाई प्रैक्टिस के आइटम मिल जाते हैं, टॉपिक मिल जाते हैं, वो बंदा कर ले एक्सरसाइज़ वगैरह, और अगर नहीं होता तो भाई अपना तौर पे कर ले, जितने टूल बताए हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें, तो ये सारा प्लान आप जब कर लेंगे ना, तो आपको खुद समझ आएगा कि भाई मुझे क्या-क्या स्टेप लेने हैं, किन-किन रिसोर्सेज़ की ज़रूरत है, तो जब रिसोर्स मिल जाएगी ना, तो फिर उसका फ़ायदा होगा। जैसे आपने देखा होगा अक्सर कंपनियों में मैनेजर होते हैं और आप लोगों को लगता है कि भाई वो तो कोई काम करते नहीं है, तो मैनेजर को बेसिकली कोई काम होता भी नहीं है, ठीक है? उसका यही काम होता है कि तमाम एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करे, तमाम को राइट रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, उनको गाइड करे, उनके लिए आसानियाँ करे। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है, मैनेजर चिल्ला रहा होता है, ठीक है? कि बस वो समझता है मैं चिल्लाऊंगा सारे काम हो जाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है? जो अगर चिल्लाएगा तो उसका मतलब है उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको काम कराना नहीं आता ना। सही। अच्छा, अब उसके बाद आ जाएँ, कहाँ गया टॉपिक हमारा आगे? अच्छा, ये 10 मिनट रह गए हैं इस वाले सेशन में, फिर मैं इसके बाद दूसरा भेज दूँगा। अच्छा, अब एक बात क्लियर हो गई जो हमने पढ़ा कि भई हमारे पास जो है ये क्या नाम है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफ़ोन कैसे हम सर्च कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, नया होना है। फिर बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं दराज़ से हम ऑर्डर कर सकते हैं। भई दराज़ तो एक प्लेटफ़ॉर्म है ना, उसपे सेल करने वाला कौन है? ये चेक कर लें कि भई उसकी रेटिंग क्या है, क्या लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, ठीक है? उसके मैसेज कर लें, अगर फ़ोन नंबर दिया है तो फ़ोन नंबर पे भी राब्ता कर लें, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए कि भई ये सही चीज़ दे रहा है। फिर पेमेंट लेने से जब आइटम आ जाए, डिलीवर हो जाए, तो आप उसको पहले चेक कर लें, फिर उसके बाद पेमेंट कर दें, ठीक है? ताकि जो है आप पूरा सैटिस्फाई हो कि भाई डैमेज नहीं था और सही था, ठीक है? कभी-कभी राइडर जल्दी में होता है, उसे बोलो भाई देखो महँगी चीज़ है, तुम्हारे सामने ओपन कर लेता हूँ मैं, इसको ओपन कर लो, ठीक है? और कोशिश करें ओपन करने से पहले पिक्चर भी खींच लें उस आइटम की, ताकि ये ना हो कि बोले कि ओपन करते हुए आपने गिरा दिया, तोड़ दिया, ठीक है? तो पहले ही पिक्चर ले लें और फिर बाद की भी पिक्चर ले लें, ठीक है? ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट करना भाई आप ही की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, ये हमने देख लिया, बैंक अकाउंट हमने देख लिया। अब उसके बाद आता है एक और मसला, लोग समझते हैं कि भाई एनटीएन नंबर हमें कैसे मिलेगा, पता नहीं हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा। भाई 2025 तक जो है ना, कोई इसके ऊपर जो है फ्रीलांसिंग के ऊपर या बाहर से कमाने के ऊपर कोई टैक्स नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है? तो हमें क्या करना है कि भाई सिर्फ़ अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के लिए हमें एफबीआर में रजिस्ट्रेशन कराना है, अपना एनटीएन नंबर हासिल करना है, ठीक है? एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर, ये हमें क्यों चाहिए है
क्योंकि बहुत सारे जगह पे हमें ये इस्तेमाल करना पड़ सकता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए ना। तो हम क्या करें कि जब हम अपना बैंक अकाउंट खोलें तो बैंक से जो लोग होते हैं ना, तो उनको पता होता है कि भाई ये अकाउंट नंबर, ये एनटीएन नंबर कौन आपको दिला सकता है, ठीक है। या आप खुद भी ऑनलाइन एफबीआर से अप्लाई कर सकते हैं। अगर खुद नहीं करना चाहते, कोई खानदान में हो उनसे कोई यूटिलाइज कर लें, कोई मोहल्ले में उसको कर लें, ठीक है। कुछ लोग इसका 1000 रुपये 500 रुपये चार्ज करते हैं, कुछ फ्री में कर देते हैं, कुछ 2000, कुछ 5000, जैसे है तो उस हिसाब से ना लोग चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। आप कोशिश करें भाई ये एनटीएन नंबर जो है आप उनसे बात कर ले, तो बैंक वाले आपको बता देंगे ये लोग ये काम करते हैं, एनटीएन नंबर आपका या एफबीआर का काम करते हैं, ये आपको दिला देंगे। पाकिस्तान में यूजुअली तौर पे सॉलिसिटर या वकील काम करते हैं, या फिर अकाउंटेंट वगैरह ये वाला काम कर रहे होते हैं, तो आप उनसे रब्ता करें और वो आपको ये दिला देंगे एनटीएन नंबर। तो ये नंबर आपको कई प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है कि टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए ना, के पर्पज के लिए, ठीक है, ताकि आप हर काम अपना लीगल वे में करें। और टैक्स कोई है नहीं, ठीक है। फिर इससे क्या होगा, आपको फाइलर करना पड़ेगा हर साल, जीरो फाइलर, कि आपने कोई ऐसी इनकम नहीं की जिस पे टैक्स था। ये तो बाहर की आमदनी है, बाहर से जो पैसे आ रहे हैं उस पर टैक्स नहीं है। तो आपको जीरो फाइलिंग करेंगे और बोले दिखाएंगे कि भाई ये जो मैंने फ्रीलांसिंग की हुई है और इस वजह से ये नहीं है, ठीक है। तो ये काम करना होगा, और ये खुद भी कर सकते हैं टैक्स फाइलर ऑनलाइन एफबीआर की साइट पे, या किसी से जानने पहचान वाले से करा लें, ठीक है। तो ये भी एक सिलसिला हो जाएगा। अब उसके बाद अगली चीज आती है भाई, हमने क्या करना है भाई, अकाउंट बनाना, ठीक है। स्क्रीन पे अकाउंट बनाना है, ठीक है। स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन, ठीक है। अकाउंट बनाने की मैं वीडियो आपको ना कल या परसों ना अपलोड कर दूंगा, ताकि इसलिए मसला पता क्या आता है कि भाई मेरे अकाउंट बने हुए अपने ईमेल से, अब मेरे पास कोई नया ईमेल नहीं है, अगर मैं उससे कराऊंगा ना, फिर अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करूंगा तो वो आ जाता है डुप्लीकेट, एक अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। तो फिर मेरा जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है ना वो भी खतरे में पड़ जाते हैं। अब मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पे हमारे पास इतनी सिमें तो होती नहीं है, 2 सिम मिल सकती है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, एक काम पे, बाकी जो होती है वो रजिस्टर नहीं होती। अच्छा, ये आगे हम skill.com पे, स्किल पे आएंगे, अकाउंट पे यहाँ आके रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर पे फिर उसके बाद जो है जो इन्फॉर्मेशन ये मांगी वो आप देते जाएं, इंशाल्लाह अकाउंट आपका स्किल पे बन जाएगा। अब लोग पूछेंगे भाई हमने पेयोनियर बना लिया, हम स्किल क्यों बनाए? भाई आप ग्राफिक कह रहा हूँ, फ्रीलांसिंग के कई मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं ना, तो कुछ हो सकता है पेयोनियर को अलाउ नहीं करते हो, वो कहेंगे स्किल को अलाउ करो, ठीक है। तो ये चीजें आपको उसी के हिसाब से करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जाता है पाकिस्तान में नौकरी करता है लाहौर में, और उसका अकाउंट है मीजान में, अब कंपनी जो जिसमें वो गया वो तनख्वाह देती है HBL में, तो वो कहती है आप HBL में अकाउंट खोल लो, क्योंकि जिस दिन हम तनख्वाह देंगे आपको सेम डे मिलेगी। अगर दूसरा बैंक है उसमें 1-2 दिन का डिले हो सकता है, तो आप मजबूर होते हो तो आप दूसरे बैंक में कर लेते हो अकाउंट ओपन, ठीक है। अच्छा, अब ये स्किल का अकाउंट है, इसके लिए आपने क्या क्या चीजें फिल करनी है भाई, जैसे नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री खुद ही आ रहा है, करेंसी खुद ही आ रहा है, ठीक है। मैं सऊदीया से हूँ तो सऊदीया आ रहा है, आप पाकिस्तान से करेंगे तो पाकिस्तान आएगा। और फिर क्या लिखा आएगा, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ये डाला आपने तो आपका ये अकाउंट रजिस्टर होने के लिए स्टेप शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगला स्टेप जब ये फिल करेंगे तो आगे जो स्क्रीन पे मांगे चीजें वो फिल कर दें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो स्क्रीनशॉट करके मुझसे पूछ ले, ठीक है। ये सारी चीजें ना कि क्या है क्या नहीं है, ये अकाउंट क्लियर हो जाएगा आपका। मेरे ख्याल से सम टाइम फॉरन भी बन जाता है, सम टाइम टाइम भी लगता है, 2-3 दिन 5 दिन, ठीक है। इसी तरह जो है एक पेयोनियर का अकाउंट आपने क्रिएट करना है। पेयोनियर का अकाउंट क्या करेंगे, पेयोनियर की साइट पे जाएंगे, ये मैंने बताया भी है, चैनल पे पुरानी वीडियो भी पड़ी हुई है ना, कि इस पे पेयोनियर पे आएंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वो आपसे पूछेगा फर्दर कुछ सवाल करेगा, डायरेक्ट अकाउंट नहीं खोलेगा, पहले कुछ क्वेश्चन करेगा ना, ठीक है। अब ये कुछ आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि IMA आपके बारे में डिटेल पूछ रहा है, ठीक है। अब ये कैटेगरी आपको दे रहा है कि आप क्या हो, फ्रीलांसर हो और SMB हो, स्मॉल मीडियम बिजनेस, अच्छा, ऑनलाइन सेलर हो, एफिलिएट मार्केटर हो, वेकेशन हो, तो हमें चुप करके फ्रीलांसर और SMB ले लें, इसलिए हमें फ्रीलांसिंग के अंदर सारे ही आ जाएंगे प्लेटफॉर्म ना, कि हम यहाँ से काम कर रहे हैं, अब आप नहीं यहाँ से ये ले लें, ठीक है, ताकि क्वेश्चन जो है सारी आंसर हो जाए इसके अंदर, ठीक है। एक चूज कर सकते हैं, किसी ने मुझसे सुबह सवाल किया था कि आप 2 कर सकते हैं कैटेगरी, नहीं, ये एक चूज करने का ऑप्शन है। उसके बाद है आई एम लुकिंग टू, अच्छा अब ये है आपने पैसे लेने हैं या पैसे देने हैं, ठीक है। गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट और पे माई सर्विसेज प्रोवाइडर, तो आपको तो पैसे लेने के लिए फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आप ये कर लें ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद ये कहता है रजिस्टर, आप रजिस्टर पे क्लिक करें, ठीक है। इसकी वीडियो पेयोनियर की अकाउंट की बनी हुई है, इंशाल्लाह मैं अपलोड भी कर दूंगा, इसलिए इससे आगे मैं नहीं कर सकता अभी फिलहाल, क्योंकि मेरे तो सारे अकाउंट बने हुए ना। अब आपने यहाँ पे क्या आगे क्या करना है, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, दोबारा ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये चूज करेंगे, नेक्स्ट करेंगे,
फिर अगली स्क्रीन पे जाना है, वो कॉन्टैक्ट डिटेल आएगा, वो बोलेगा आप अपना बैंक का स्विफ्ट कोड डालो, आपका वो अकाउंट नंबर या IBAN नंबर पूछता है, IBAN नंबर डालना होगा। फिर वो बोलेगा अपनी जबान में ना वो आप अपना नाम लिखे, ठीक है, तो आपको उर्दू में नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जिनको उर्दू में लिखना आता है नाम, आप में से सबको उर्दू में अपना नाम लिखना आता है कंप्यूटर के ऊपर? जिसको आता है वो लिख दे हाँ यहाँ पे मैसेज लिख दे, जिसको नहीं आता वो लिख दे नहीं, ताकि मैं समझाऊं आगे। अगर सबको आता है तो मसला नहीं है। जो मोहम्मद यूनुस भाई को आता है उर्दू में नाम, हम मुझे तो नहीं आता ना मोहम्मद भाई। अच्छा और कौन है? ये आमिर भाई आपको आता है? और अहमद भाई आप सब उर्दू में? अच्छा ठीक है भाई, देखिए अगर नहीं आता ना उर्दू में नाम, अगली स्क्रीन पे जब करेंगे ना तो आपको डायरेक्ट लिखेगा राइट योर नेम इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे किसी एक का नाम ले लेता हूँ, सैयद अहमद के भाई के नाम से ना, तो आप क्या आ जाए गूगल ट्रांसलेट खोल लें, ठीक है। अगर आपका नाम है फॉर एग्जाम्पल सैयद अहमद ना, तो आप इधर क्या लिख दें, सैयद, यहाँ पे आपने जो है लिखा सैयद, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे इंग्लिश के बजाय आप उर्दू कर दें, ठीक है, उर्दू लिख दें ऊपर, वो टाइप करें तो आ जाएगा, ठीक है। उर्दू लिखा आपने और उसको चूज कर लिया, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए, उर्दू को नहीं आ रहा इसका, ठीक है। उर्दू अगर अरबी भी किया है तो आ जाएगा, या उर्दू पे भी आ जाता है, ठीक है। वरना सैयद की स्पेलिंग चेंज करके देख ले, अगर उस सैयद से नहीं आ रहा ना, ऐसे YEED करके कर लें, ठीक है। अब ये सैयद आके कॉपी किया, फिर ये ले जाके आपने उसी स्क्रीन पे पेयोनियर की स्क्रीन पे आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, अगली स्क्रीन पे आएगा, इस पे नहीं, इसलिए कि इसको क्लिक जब ये फिल करेंगे ना नेक्स्ट पे, उस पे ही आता है कि तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, आपने इस तरह पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास और जो दूसरा नाम है, क्या नाम था, अहमद, ठीक है। अब अहमद ये आ गया इधर, ठीक है। अरबी में उर्दू में लिख दें तो उर्दू, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से आपने कॉपी कर लिया, चाहे इधर से कॉपी कर लिया, इसको कॉपी करके फिर जहाँ पे आपने पेस्ट करना था आपने वहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो आपका ये काम हो गया, ठीक है। मेरे जैसा बंदा भाई जिसको उर्दू में लिखना नहीं आता है, ठीक है, इसके कंप्यूटर पे या मोबाइल पे, तो हम तो इस तरह काम चला लेते हैं। इसलिए मैंने बोला ना कि गूगल कई दफ़ा इस्तेमाल करना पड़ता है। मुझे याद है मैं MBA कर रहा था, रेबिस दुबई में था, तो एक क्लास में एक लड़की थी, शायद उसका शायद पाकिस्तानी या वालिद पाकिस्तानी था या वालदा, और माँ जो थी वो अरबी थी। तो टीचर ने पूछा आप लोग डेली गूगल क्यों इस्तेमाल करते हैं? उसने बोला फौरन कि हम ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश अरबी से इंग्लिश, या अरबी, उसको अरबी आती थी, उसको इंग्लिश नहीं आती थी इतनी, तो वो ट्रांसलेशन उसमें देखती थी, ठीक है। तो उससे ये बात बोली थी। तो मैं बता रहा हूँ कि भाई गूगल जो है ट्रांसलेशन के लिए भी अच्छी खासी दफ़ा यूज़ होता है। अच्छा ये वीडियो खत्म हो रही है, लिंक टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं आपको नया लिंक भेजता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? कोई क्वेश्चन हो तो भाई ध्यान में रख लें, और अगला जब वीडियो स्टार्ट करूँ तो उस वक्त तक आप फिर क्वेश्चन कर लें, ठीक है। ये एंड ही हो रही है, ठीक। तो ये हमने क्या सीखा भाई, पियोनियर। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ इंशाल्लाह आप लोग 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के अंदर पियोनियर का अकाउंट बना लेंगे। लेकिन इसके लिए भाई बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट किसी का नहीं है तो फिर क्या होगा भाई, अकाउंट आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसलिए तो बोलेगा IBAN नंबर, ये मांगेगा आपसे स्विफ्ट कोड, वो आपके पास होगा नहीं। जब होगा नहीं तो पियोनियर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये जो जो चीज़ है ना, इस वजह से मैंने ना स्किल्स सिखाना कम